This is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel. पिछले वीडियो में मैंने पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था जो कि पोलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट था। तो पोलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट में मैंने जो टॉपिक्स बताए थे, अगर आपका वो टॉपिक मिस हो गया हो तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने लास्ट यहाँ पे लाके स्टॉप किया था जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसमें मैंने ये बताया था कि पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, an x टू द पावर n, an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, an माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू से लेके और a0 x0 पे जाके ये एंड होता है। इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हुआ था, तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है, यहाँ हम फिलहाल वन वेरिएबल वाले पोलिनोमियल की ही बात करेंगे। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन होगा ax plus b is equals to 0. ax plus b is equals to 0. This is also called a standard form of linear polynomial. अब ये x वेरिएबल के लिए है, आप यहाँ पे वेरिएबल की जगह y भी यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कांस्टेंट की जगह कभी कभी a b c का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे a और b जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b इक्वल्स टू 0 होता है, वेयर a b are real numbers एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो फिर x के साथ मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर हमें लीनियर मिलेगा नहीं। क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो अगर ये 0 हो गया तो बस कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो उसको तो हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसीलिए x के साथ यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है a, ये 0 नहीं हो सकता है। ये 0 होगा चलेगा, b 0 होगा चलेगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर यूँ कहें कि इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो कौन सा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपका, अब आप ये बताइए कि यहाँ ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं, 3 कांस्टेंट हैं, तो किसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये अगर 0 हो जाता है तो ये टर्म मान लीजिए कि 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर केवल यही बचता है, अगर केवल ए एक्स स्क्वायर बचता है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है ना, इसकी डिग्री 2 है ना। लेकिन अगर ये 0 हो जाए तब तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0, ये इसके साथ कंडीशन लगा होगा। अब क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह कौन कौन आएगा, ए बी सी डी, ये कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। वेयर A, B, C, D are real numbers and एक
इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा फिर ये क्यूबिक रह नहीं जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तब तो ये इसका डिग्री 2 हुआ तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, इसीलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। A, B, C, D, E are real numbers and A is not equals to 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A, B, C, D क्या है, रियल नंबर्स हैं और A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये आपके जनरल एक्सप्रेशंस है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। अगर आपसे बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखिएगा। बाई क्वाड्रेटिक का बोला जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखिएगा। सॉरी, यहाँ जो है मैंने इक्वल्स टू का साइन डाल दिया था, इक्वल्स टू इसमें नहीं होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल है। इक्वल्स टू का साइन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है, तो आप इक्वल्स टू का साइन यहाँ नहीं डालिएगा। अब आप इसे नोट कीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हुआ ध्यान से इसको देखिएगा। पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि मैंने जीरोज की दो स्पेलिंग लिखी है। तो किसी बुक में जीरोज ZEROES होता है और किसी बुक में जीरोज ZEROS होता है। तो इसको आप ऐसा नहीं कि ये दोनों ही गलत है, आपका ये दोनों ही सही है। NCERT में ZEROES का यूज़ किया जाता है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है उसको जानने से पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, हमारे पास एक पोलिनोमियल है x + 5। हम करते क्या हैं, तो x की वैल्यू जो है खुद से कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ रखते हैं। देखिए, पहले हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 5 यानी कि 6। हमने क्या किया, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा पोलिनोमियल है। तो मैंने x की जगह इस पोलिनोमियल में 1 रखा तो ये 1 + 5 6 हो गया। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखते हैं। हमने इस पोलिनोमियल में कुछ वैल्यूज को पुट किया, 1 2 3 4 5 -5। जब इस वैल्यू को हमने पुट किया तो 1 को पुट करने पे 6 आया, 2 को पुट करने पे 7 आया, 3 पुट करने पे 8 आया, 4 पुट करने पे 9 आया, 5 पुट करने पे 10 आया। लेकिन जब मैंने -5 को पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आपको यहीं से पता चल जाएगा जीरोज क्या है। तो एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट जिसको पोलिनोमियल में रखने के बाद वो पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दें। यानी कि अगर मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल का जीरोज कौन होगा तो -5। यहाँ पे जो है here -5 is a zero of the px equals to x + 5। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसका -5 एक 0 होगा। 0 को और भी नाम से डिनोट किया जाता है। ये जो -5 आया, इस -5 को हम जीरोस तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ रूट्स और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं।
अगर मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा, तब भी -5 ही आंसर होगा। अगर मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल का रूट्स क्या होगा, तब भी -5 ही होगा। और मैं पूछूं कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तब भी -5 होगा। यानी कि ये जो -5 यहाँ पे वैल्यू आया है, ये इस पोलिनोमियल के लिए जीरोज भी है, रूट्स भी है और सॉल्यूशन भी है। तीनों का मतलब सेम होता है। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। x = x² - 4। अब इस पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करते हैं कि इसका जीरोज क्या क्या आ सकता है। तो खुद वैल्यू कुछ रख के देख लेते हैं कि कौन सा वैल्यू इसको जीरो कर देता है। अगर मैं 1 रखूं तो ये हो जाएगा 1² - 4 यानी कि -3। अगर 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2² - 4 यानी कि 0। अगर मैं 3 रखूं तो 3² - 4 यानी कि 5। अगर मैं -2 रखूं तो -2² - 4 दैट मीन्स 4 + 4 - 4 = 0। तो इस पोलिनोमियल में मैंने देखा कि 2 और -2 इस दोनों ही वैल्यू को पुट करने के बाद ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो -2 और 2 दोनों ही इस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। हम लिख सकते हैं here 2 -2 are zeros या फिर रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ द px = x² - 4। इसको लिखिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द px = x² + 5x + 6। तो अभी तक हमने जिस टाइप से जीरोज को फाइंड आउट किया वैल्यूज को रख रख कर, तो वैसे तो अगर हम इसका जीरोज फाइंड आउट करें तब तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या ऐसा तरीका है कि जीरोज को आसानी से और कम टाइम में फाइंड आउट किया जा सके? तो जीरोज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तरीका यहाँ देखिए। जीरोज को फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, कैसे हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान मेथड है। यहाँ देखिए, ये हमारा दिया हुआ है px = x² + 5x + 6। हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं। कैसे, देखिए ये जो हमारा पोलिनोमियल है, तो हम इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे px को, तो ऐसे ही ना कुछ आएगा। अब 0 के इक्वल प्रूफ पुट करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने 8 क्लास 9 क्लास में किया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर यूँ कहें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको ब्रेक करेंगे। कैसे, ये एक्सप्रेशन यहाँ कन्वर्ट हुआ इस टर्म में। अब इसके बाद क्या करते हैं, याद है ना आपको, तो बारी बारी से हर एक टर्म को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ x + 2 को जब 3 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो यानी कि x की जो वैल्यू आई, पोलिनोमियल को 0 रखने के बाद x का जो वैल्यू आया, इसी x के वैल्यूज को हम जीरोज
रूट्स या सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज का क्या क्या होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे सो जीरोज ऑफ द px आर -3 -2। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है। जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसका जीरोज या रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद फिर हम जो है उसको x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं, आप क्या कीजिएगा, जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए आप इस क्वेश्चन का यूज कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। तो ये आपका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कुछ होमवर्क है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब कि अगर ग्राफ देखना हो, अगर हमें ग्राफ का क्वेश्चन दिया हो तो उस ग्राफ को देख के हम कैसे पता करेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के जीरोज को फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। तो हम कुछ ग्राफ को यहाँ फॉर्म करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा वो अब हम देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आता है, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी टाइप से स्ट्रेट लाइन, कैसे भी आप उसको खींच दीजिए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। यानी कि किसी भी टाइप से आपका जो क्वेश्चन होगा उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और उसका ग्राफ फॉर्म कीजिएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कब, जब लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होगा तब। ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, तो उसका शेप होता है स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन। यहाँ आप नोट कर लीजिए। कैसा शेप आएगा इसका, स्ट्रेट लाइन। तो अब ये देख लेते हैं कि ग्राफ को देख के हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि इमेजिन कीजिए कि ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ का लाइन है। अब ये ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, याद रखिएगा ग्राफ को देख के जीरोज कैसे पता करेंगे। तो अगर पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है, यानी कि वेरिएबल की जगह एक्स यूज किया गया है, तो आपको देखना है कि ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ आके कट कर रहा है। यानी कि ग्राफ का लाइन जो है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। अगर यहाँ कट कर रहा है अगर यहाँ कट कर रहा है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, लाइन ए पॉइंट आप रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के लाइन पे, अगर ये सेकेंड पॉइंट से होके पास कर रहा है तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो 2 होगा। बस कुछ नहीं, आपको देखना है कि ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ कट करेगा वही उसके जीरोज होंगे। यानी कि ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे 2, इसका जीरोज क्या होगा
2 होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है। तो जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना, तो आपको दो तरीके का शेप मिलेगा। कौन कौन सा शेप, यहाँ देखिए। एक सीधा यू और एक उल्टा यू। तो ये जो सीधा यू और उल्टा यू है, इसका क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। फिलहाल इस शेप का नाम देखते हैं, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ ये यू के शेप का आप देख रहे हैं, ये जो शेप है इस शेप को बोलते हैं पाराबोला। तो आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ का शेप क्या होता है, तो वो होता है पाराबोला। क्या होता है, पाराबोला। ये भी पाराबोला है और ये भी पाराबोला है, लेकिन कब अपर साइड में, यानी कि कब इस टाइप का शेप फॉर्म होगा और कब इस टाइप का शेप फॉर्म होगा, तो वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, ए है। तो अगर ए जो है, अगर ए ग्रेटर है 0 से, यानी कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ा कोई नंबर है, तो इस टाइप का शेप आपको मिलेगा। और अगर a इज लेस देन 0, अगर a का जो वैल्यू है वो 0 से कम है, तो फिर आपको इस टाइप का शेप मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस दोनों पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। हमें यहाँ निगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आपको ये शेप मिलेगा, और इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो आपको इस टाइप का शेप मिलेगा। तो कब जो इस टाइप का शेप होगा, कब इस टाइप का पैराबोला होगा, समझ लिए। तो ये था आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। अब आप एक बात जानिए कि जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोज पॉसिबल हैं, तो आप ये बोलिएगा कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री जब 1 होती है, इसके एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जीरोज पॉसिबल है, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट आपसे अगर पूछा जाए, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अब कैन अ लीनियर पोलिनोमियल हैव 2 जीरोज, क्या लीनियर पोलिनोमियल के 2 जीरोज हो सकते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, फॉल्स, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल के 1 से ज़्यादा जीरोज नहीं होते हैं। जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, उतने उसके मैक्सिमम हाईएस्ट ग्रेटर, जो बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं जितनी उसकी डिग्री होगी। अगर इसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक की डिग्री अगर 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर इस तरीके से मैं ये पूछूं कि क्यूबिक के मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, तो 3। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, तो 4। अब मैं ये एक क्वेश्चन ये भी है कि किसी पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, तो क्या वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि बाई क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे, तो मैक्सिमम ना 4 होंगे, मिनिमम के बारे में तो नहीं बताया। तो अगर 2 जीरोज उसके आए हैं, तो वो पॉसिबल है कि बाई क्वाड्रेटिक के जीरोज हों, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 जीरोज आएगा, 4, और मिनिमम में उससे कम भी आ सकता है। अगर किसी पोलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, तो वो भी बाई क्वाड्रेटिक के जीरोज हो सकते हैं। अगर 2 जीरोज हैं, तो वो भी बाई क्वाड्रेटिक के जीरोज हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और आप NCERT की एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने देखा कि बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि पोलिनोमियल अगर पी एक्स के फॉर्म में हो तो आपको ये देखना है कि ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो यहाँ ग्राफ का लाइन अगर देखें तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। केवल एक्स एक्सिस देखना है, बुआ वाई एक्सिस पे नहीं देखना है। एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 3 टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। इसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। नेक्स्ट इसमें आप बताइए कितने जीरोज होंगे। तो ये जो ग्राफ का लाइन है एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहाँ ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज। इसके 4 जीरोज होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि कारण बताइए तो आप बोलिएगा हेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ग्राफ का लाइन तो बना है लेकिन वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा उसके जीरोज हो नहीं सकते हैं। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 9 जीरोज। कोई भी जीरो नहीं होगा। 9 या 0 भी लिख सकते हैं आप, 0 जीरोज या 9 जीरोज। इसमें ग्राफ का लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। कितने जीरोज, 1 जीरो, 1 जीरो होगा। और यहाँ ग्राफ का लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कितने जीरोज, 9 जीरोज। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्राफ को देख के इसके नंबर ऑफ जीरोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में हेजिटेशन है, कहीं भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को दोबारा समझना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।